नेक्स्ट कम्स दी ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट। इसमें हमने देखना है कि किस किस एरिया में हमें कौन सा मरमर मिलेगा। सबसे पहले ये पिंक वाला एओर्टिक एरिया है, यहाँ पे हमें सिस्टोलिक मरमर्स मिलेंगे, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर मिलेगा जो कि कैरोटिड्स की तरफ रेडिएट करता है। इसके अलावा फ्लो मरमर जो कि फिजियोलॉजिकल मरमर होता है। इसके अलावा एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस का मरमर। उसके बाद पल्मनरी एरिया, ये ब्लू वाला सारा, ठीक है, इसमें ही हमें सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर मिलेगा, पल्मनरी स्टेनोसिस का फ्लो मरमर मिलेगा, और इसके अलावा एएसटी का मरमर। उसके बाद ट्राइकस्पिड एरिया, ये पर्पल में जो शो किया हुआ है। अब इसमें होलोसिस्टोलिक मरमर में ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और वीएसटी का मरमर, और डायस्टोलिक में ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। उसके बाद माइट्रल, ये ग्रीन एरिया, इसमें हमें सिस्टोलिक मरमर में माइट्रल रिगर्जिटेशन और माइट्रल वॉल कोलैप्स का मरमर मिलेगा, और डायस्टोलिक में माइट्रल स्टेनोसिस। उसके बाद लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे हमें सिस्टोलिक मरमर में हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी का मरमर मिलेगा, और डायस्टोलिक में एओर्टिक रिगर्जिटेशन और पल्मनरी रिगर्जिटेशन का। उसके बाद इसमें कुछ मैनोवर्स हैं जिनका हम पता होना चाहिए कि क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि स्टैंडिंग ऑरवेल सेल्वा मैनोवर है सबसे पहले, और उसके बाद पैसिव लेग रेज और स्क्वेटिंग है। अब ये दोनों जो है वो ऑपोजिट हैं, ठीक है। अब इसमें ये एमसीक्यू आता होता है कि जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का मरमर है वो इंक्रीज करता है विद स्टैंडिंग एंड वल्सल्वा मैनोवर, और डिक्रीज करता है विद स्क्वेटिंग या फिर पैसिव लेग रेज, ठीक है। इसमें होता क्या है कि स्टैंडिंग या वल्सल्वा में जो है वो प्री लोड कम हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम हो जाता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम होगा तो जो माइट्रल वाल्व कोलैप्स और जो एचसीएम का मरमर है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। और इसके अलावा जो बाकी सारे मरमर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि फ्लो कम हो जाता है, ठीक है, जब स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन होती है। इसके अलावा जो पैसिव लेग रेज है या स्क्वेटिंग है, इसमें प्रीलोड ज़्यादा हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर मरमर्स तो इंक्रीज़ कर जाते हैं लेकिन ये दोनों मरमर्स डिक्रीज़ कर जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है कि ये इसलिए इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि मोबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, माइट्रल वॉल्व लीफलेट की माइट्रल रिगर्जिटेशन ज़्यादा हो जाती है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है। और डिक्रीज़ वजह से करते हैं क्योंकि माइट्रल रिगर्जिटेशन कम हो जाएगी, लीफलेट की वाइब्रेशन भी कम हो जाएगी और आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। बस इसमें यही बात याद रखनी है कि ये स्क्वायर स्टैंडिंग और सलवा पे ज़्यादा होता है और ये कम हो जाता है। इसके अलावा जो इंस्पिरेशन है उस पे तो सिंपल यही है ना कि जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो राइट हार्ट में वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, तो राइट हार्ट वाले मरमर ज़्यादा हो जाएंगे और लेफ़्ट वाले कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो हैंड ग्रिप है उसमें आफ्टर लोड ज़्यादा हो जाता है, आफ्टर लोड ज़्यादा होने की वजह से लेफ्ट साइडेड मरमर ज़्यादा हो जाएंगे और एओर्टिक स्टेनोसिस और हुक्कम का जो मरमर है वो हमें कम मिलेगा, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि इसमें क्या होगा कि फ्लो वेलोसिटी कम हो जाएगी, टर्बुलेंस भी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी इस वजह से मरमर्स की इसमें कम हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स दी हार्ट मरमर्स, जिसमें अब 3 तरह के मरमर्स हैं जो कुछ सिस्टली के दौरान होते हैं, कुछ डायस्टली के दौरान और कुछ होते हैं कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस में तो सिंपल पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का मरमर याद रखना है, ये कॉन्टीन्यूस मशीन लाइक मरमर होता है, ये एमसीक्यू आता है बेस्ट हर्ड एट दी लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर एरिया, और ये भी एमसीक्यू है कि इसकी एसोसिएशन कंजेनिटल रूबेला के साथ होती है, यहाँ पे प्रीमेच्योरिटी के साथ। सबसे पहले अगर हम देखें डायस्टोलिक मरमर तो इसमें 2 तरह के मरमर्स हैं, माइट्रल स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन। यानी ये दोनों मरमर्स हमें तब मिलेंगे जब हार्ट डायस्टोलिक फेज़ में होगा यानी फिलिंग फेज़ में होगा। अब फिलिंग में क्या होगा कि लेफ़्ट एट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आना है ड्यूरिंग डायस्टोली, ठीक है, और यहाँ पे माइट्रल वॉल्व, अगर इसमें स्टेनोसिस होगी तो ऑब्वियसली हमें एक ब्लड में टर्बुलेंस मिलेगी और हमें मरमर मिलेगा जिसको हम माइट्रल स्टेनोसिस मरमर कहते हैं, और इसमें पहले हमें ओपनिंग स्नैप मिलती है, उसके बाद हमें मिड टू लेट डायस्टोलिक मरमर मिलता है, ठीक है। ये एमसीक्यू है और ये भी पूछते हैं कि ये सीक्वल होता है रूमेटिक फीवर, सबसे कॉमन इसकी एसोसिएशन इसके साथ ही होती है।
और ऑब्वियसली जब यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो इसकी डायलिटेशन होगी, पीछे ब्लड जाएगा तो पल्मोनरी कंजेशन होगी, उसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा, हेमोप्टासिस हो जाएगी, ऑर्टनर सिंड्रोम हो जाता है इसमें, और इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। और लेफ़्ट एरिया का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से। उसके बाद ये भी सारे एमसीक्यू में एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है, रूमेटिक फीवर से एसोसिएशन है। और इसी तरह एओर्टिक रिगर्जिटेशन में भी होता है कि अब लेफ्ट वेंट्रिकल से चला गया ब्लड एओर्टा में, ठीक है, सिस्टली के दौरान। अब डायस्टली में क्या हुआ कि ये अब हार्ट वॉल्व में कोई मसला था, ठीक है, तो ब्लड डायस्टली में आगे जाने की बजाय फ़ौरन से पीछे की तरफ आ जाएगा, तो इसमें हमें अर्ली डायस्टलिक डिक्रीसेंडो मर्मर मिलेगा, मतलब कि इस तरह से उसका जो है वो कम हो रही होगी इंटेंसिटी। तो इसमें ये एमसीक्यू है कि डिक्रीसेंडो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है, ब्लोइंग होता है, और बेस ऑफ द हार्ट पे हमें मिलता है। इसकी एसोसिएशन भी वही होती है अगर बायकस्पिड वॉल्व हो या एंडोकार्डाइटिस, रूमेटिक फीवर हो या एओर्टिक वॉल्व की रूट की डायलिटेशन हो। इसमें कुछ साइंस होते हैं जो कि एमसीक्यूज़ में आते हैं, जैसे कि पल्स प्रेशर वाइड होता है, पिस्टल शॉर्ट फेमरल पल्स मिलती है, पल्सिंग नेल बेड होता है जिसको हम क्विनकेस पल्स बोलते हैं, हाइपरडायनामिक पल्स होगी, इसके साथ हेड बॉबिंग होगी, इसको हम डीमर्सेट साइन बोलते हैं। इसके अलावा वाटर हैमर पल्स और फेमरल आर्टरी भी मिलती है इसमें। तो ये सारे इसके एमसीक्यू हैं जो भी इसमें साइंस होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिस्टोलिक मर्मर, जिसमें अब एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर आ जाएगा, माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेजिटेशन, माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स और वीएसटी का मर्मर सारे सिस्टली में हमें मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर देखें, ठीक है, अब सिस्टली के दौरान क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाना है एओर्टा में। अगर यहाँ पर स्टेनोसिस होगा तो ऑब्वियसली ब्लड में टर्बुलेंस मिलेगी हमें और हमें मर्मर मिलेगा, और इसका मर्मर जो है वो क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो इजेक्शन मर्मर होता है, यानी कि पहले रैपिड इजेक्शन के दौरान क्रीसेंडो फेज़ मिलेगा और फिर जो स्लो इजेक्शन के दौरान हमें डिक्रीसेंडो फेज़ मिलेगा। इस तरह से ये मरमर मिलता है, और इजेक्शन मरमर होता है, और ये भी लाउडेस्ट होता है एट द बेस ऑफ द हार्ट, और ये कैरोटिड्स में करता है, रेडिएशन इसकी होती है। अब इसमें सॉफ्ट S2 होती है, S2 अब तब मिलती है जब एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होते हैं। इसमें ऑब्वियसली वो इस सही तरह से क्लोज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें सॉफ्ट S2 मिलती है। वीक पल्सेस होंगी और डिलेड पीक होगी उनकी, यानी कि ब्लड प्रॉपरली हार्ट बॉडी में जा ही नहीं रहा, तो वीक पल्सेस ही मिलेंगी ना। और एसोसिएशंस की वही है कि अगर तो मोर देन 60 ईयर्स है तो कैल्सिफिकेशन हो सकती है, और यंगर में हो सकता है अर्ली कैल्सिफिकेशन हो जाए, या फिर वॉल भी बाइकस्पिड हो। इसमें अब हमें एक ट्रायड मिलता है सैड का, यानी सिंकपी, एंजाइना और डिस्निया। जब प्रॉपरली बॉडी को ब्लड ही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो सिंकपी में जाएगी और एंजाइना होगा या डिस्निया और इंजर्शन होगी। और इसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है वो एओर्टिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग सिस्टली, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है बॉडी में हार्ट ब्लड को भेजने के लिए। के बाद अगर हम माइट्रल और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन को देखें तो ये भी सिस्टली के दौरान ही मिलती है, यानी कि अब डायस्टली में ब्लड तो फिल हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब सिस्टली के दौरान इसने ब्लड को आगे भेजना है, ठीक है, लेकिन अगर इन वॉल्स में कोई मसला है, ठीक है, तो सिस्टली के दौरान ब्लड आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ चले जाएगा, यानी रिगर्जिटेट करके चले जाएगा माइट्रल वाल्व से भी और ट्राइकस्पिड वाल्व से भी। और इसमें हमें होलो सिस्टोलिक यानी पैन सिस्टोलिक मर्मर मिलता है, यानी थ्रू आउट दी कोर्स हमें मर्मर सुनाई देगा बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। हाई पिच्ड और ब्लोइंग मर्मर होगा। अब जो माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर होता है वो हमें रेडिएट करता है टूवर्ड्स दी एक्सिला, ठीक है। और जो ट्राइकस्पिड का है वो हमने पढ़ा था कि ट्राइकस्पिड एरिया में लाउडेस्ट होता है। माइट्रल रिगर्जिटेशन क्यों हो सकती है? इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ यानी पोस्ट एमआई, या माइट्रल वॉल्व हो सकता है प्रोलैप्स कर जाए, या लेफ्ट वेंट्रिकल की डायलिटेशन हो, या रूमेटिक फीवर हो। ट्राइकस्पिड में अगर राइट वेंट्रिकल की डायलिटेशन हो जाए, ठीक है, और इन दोनों में जो है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है। उसके बाद आ जाता है माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। अब माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स में क्या होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से रूमेटिक फ़ीवर, या अगर
कोडा टेंडनी रप्चर हो गए हैं, कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होगा कि जब सिस्टली स्टार्ट होगी ना, ये S1 और S2 के दरमियान सिस्टली है, तो शुरू में तो हमें मरमर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सडनली क्या होगा कि टेंस हो जाएँगे कोडा टेंडनी, क्योंकि अब ये माइट्रल वॉल्व जो है वो प्रोलैप्स करके चले जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। जब वो टेंस होगा तो हमें क्या मिलेगा, मिड सिस्टोलिक क्लिक मिलेगी सबसे पहले, और उसके बाद हमें इस तरह से एक लेट क्रिसेंडो मरमर मिलेगा, जिसको हम कहेंगे माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स का मरमर है, लेट क्रिसेंडो मरमर विद मिड सिस्टोलिक क्लिक, और इसकी वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है। उसके बाद वीएसडी का मर्मर है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है अगर, ठीक है। उसमें हमें होलोसिस्टोलिक हार्श साउंड मर्मर मिलता है, यानी कि पैनसिस्टोलिक थ्रू आउट दी कोर्स हमें सिस्टली जो है वो इस तरह से मर्मर मिलेगा, और लाउडेस्ट ये होता है एट दी ट्राइकस्पिड एरिया, और ये कंजेनिटल ही होता है। और जो लार्ज वीएसटी हैं उनकी कम इंटेंसिटी होगी, क्योंकि ज़्यादा एरिया होगा तो इतना ज़्यादा साउंड नहीं आएगी, जितना कम छोटा वीएसटी होगा उतनी ज़्यादा हार्श मर्मर हमें मिलेगा।